हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज तक समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ भी रहा है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उतना, क्योंकि टीचरों ने हमको इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पढ़ा दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हमको समझ ही नहीं आई। परंतु अब नीट में बस 11 दिन बचे हुए हैं, और आपको लग रहा होगा कि 11 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही होगा, ठीक है। परंतु विश्वास मानिए, अब आज अपना खेल 1 चालू हो रहा है। इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां पर भी है, मतलब मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर है, उसका चप्पा चप्पा छान मारा, जहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखी वो सब एक जगह पे आपको यहाँ पर करा दी। अब ये आपका जो लेक्चर होगा ये 1 से 1.5 घंटे का रहने वाला है। पर जब आप 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर करोगे, इसमें आपकी एनसीईआरटी की 42 रिएक्शन कवर हो जाएंगी, 42 रिएक्शन कवर हो जाएंगी। और एनसीईआरटी में तुम खुद से सोचो, 6 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो मैक्सिमम कितनी रिएक्शन हो सकती है? 200 होंगी, 250 होंगी, चल 300 होंगी, ठीक है। तो सिर्फ एक जुगाड़ से, मतलब एक कंसेप्ट से, एक खेल से वो खेल तूने सीख लिया। बस तुझे 2 चीज पता होनी चाहिए, कब खेल को लगाना है और कैसे लगाना है, ये 2 बातें हमको सीखनी है, ठीक है। और खेल चलाना तूने सीख लिया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 42 रिएक्शन एनसीईआरटी की कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो सारी रिएक्शन मैंने आपको एक जगह पे करा दी। अब मैं जल्दी जल्दी आपको 4 से 5 घंटे में आपकी वीडियोज आती रहेंगी, और इसका अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। मतलब एनसीईआरटी में जितनी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, बस एक खेल चलाना सीख लिया, ऑक्सीडेशन की सारी रिएक्शन धड़ाधड़ उड़ा लेंगे। तो अब ऐसा नहीं करना अपने को कि एक मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में पढ़ लिया, फिर जब मैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रहा हूँ वापस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं भूल गया पुराना। तो सारा खेल एक साथ ही कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए खेल डिजाइन किया है, और आपके लिए बिल्कुल फ्रेंडली है। आपने सुना होगा कि 7 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, 5 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें बिल्कुल फालतू की हैं यार। परंतु जब मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे साल भर नहीं पढ़ी हुई ना, पूरे साल भर नहीं पढ़ी हुई, अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट थे उसमें जीओसी कवर है वो आपने देख लिए, ठीक है। और आपने मेरे साथ ये रिएक्शन मैकेनिज्म खेल खेल लिया, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बस मेरे साथ फ्लो में चलना है, फ्रीक्वेंसी आपकी आसानी से मैच हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चन मैं दिला के ही मानूंगा, ठीक है। और जैसे ही अपना पहला खेल है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल, तो इससे एनसीईआरटी की 42 रिएक्शन कवर होती है, ठीक है। तो पहली बार जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो 1.5 घंटे का अगर ये लेक्चर होगा तो 1.5 घंटा आपका जाएगा, आप 2x में देख सकते हो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परंतु जब आप दूसरी बार इसको रिवाइज करोगे ना, ये जो खेल है आपको पूरा थोड़ी देखना, आपको तो बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, खेलना पता होना चाहिए कि कैसे खेलते हैं, कब खेलते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल कैसे चलेगा, कब चलेगा, ये पता होना चाहिए। बस आपको ये रिवाइज करना है, ये 2 पेज रिवाइज करना है, 2 मिनट लगेंगे आपको, आपकी एनसीईआरटी की 42 रिएक्शन वापस से रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो जितना भी टाइम बचा हुआ है बिल्कुल आसानी से कर सकते हो यार। हर दिन का बस आपको 2 घंटा देना है, हर दिन का आपको 2 घंटा देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मुझ पे छोड़ सकते हो, भरोसा रखिए। नीट 2025 के अंदर 15 के 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सही करा के ही मानूंगा, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बिलो एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि सारी टाइप की रिएक्शन मैंने आपके लिए इतना तगड़ा कंटेंट बनाया है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जा जाके हर पेज का चप्पा चप्पा छान मारा, हर एक टाइप की रिएक्शन एक जगह पे करा दी, ताकि दिमाग को इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, एक तरीके का दिमाग एक जगह पे लगाना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा खेल चलेगा सर? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का खेल, 42 रिएक्शन हाथों हाथ तैयार, हाथों हाथ 2 मिनट के अंदर तैयार, ठीक है। तो सबसे पहले खेल 1 हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर अपने को खेल सीखना है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल, ठीक है। तो क्या है सर ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल? बिल्कुल प्यारी लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आराम से सीखते हैं, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी कुछ नहीं। ध्यान से देख, तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल, सर इसको लागू कब करेंगे, इसको अप्लाई कब करेंगे? अगर तूने देखा बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यस सर, तो तू क्या यूज करेगा? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कंसेप्ट। आज के बाद अगर बेंजीन दिख गया या फिर बेंजीन डेरिवेटिव दिख गया तो मैं यूज करूंगा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल, यस सर, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई, लागू कब? जब मुझे बेंजीन दिखा या फिर बेंजीन डेरिवेटिव दिखा, ठीक है सर। अब दूसरी बात आती है, सर ये बात तो क्लियर हो गई, दूसरी बात आती है
कि एक्टिवेटिंग में कब बोलूंगा और डीएक्टिवेटिंग में कब बोलूंगा। अगर मुझे पहचानना आ गया ना कि सर ये बेंजीन यहाँ पर एक्टिवेटिंग का काम कर रही है, यहाँ पर सर डीएक्टिवेटिंग है सर, तो आधा काम मेरा यहीं पर हो जाएगा। तो अब मुझे सीखना है कि कब मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा, कब मैं डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देख यार, उससे पहले मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये मैंने हाइड्रोजन लिखा, यस सर, फिर कार्बन लिखा, और कार्बन के बाद मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी जो कार्बन के बाद है ना, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। बस अगर तेरे को इतनी सी बात पता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इससे ज्यादा कहीं पर भी यूज नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो बस तेरे को ये ध्यान रखना है, सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है और आज के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यस सर, तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की, बी की, सी की, ये ए बी सी के हैं सर, बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन लगा हुआ है, यहाँ पर वाई लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है ना, उसके साथ लगे हुए ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से, वाई मतलब जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है, ये वाई देख, तो ए बी सी इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से कम है या फिर वाई के बराबर है, अगर वाई से कम है या फिर वाई के बराबर है तो मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा, ठीक है। और अगर इनमें से किसी की भी, इनमें से किसी की भी, ध्यान से देख मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, जब एक्टिवेटिंग बोलूंगा तो तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और मैं डीएक्टिवेटिंग देख कब बोल रहा हूं, अगर किसी की भी ना, ए की, चाहे बी की, चाहे सी की, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से ज्यादा हो गई तो उस दिन मैं बोल दूंगा कि यहां पर डीएक्टिवेटिंग खेल चल रहा है, यहां पर खेल चल रहा है डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग कब बोलना है, डीएक्टिवेटिंग कब बोलना है, समझ में आ गई बात। यस सर। और डीएक्टिवेटिंग तू एक तरीके से और बोल सकता है, अगर वाई के साथ तूने डायरेक्टली डबल बॉन्ड देखा तो डायरेक्टली बोल देना कि डीएक्टिवेटिंग है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक नहीं करनी। अगर तूने देखा सर वाई जो था ना उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो तू डायरेक्टली बोल देना सर डीएक्टिवेटिंग, तू डायरेक्टली बोल देना डीएक्टिवेटिंग। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि कब मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा, कब मैं डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा। यस सर, तो ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ठीक है। तो वापस रिवाइज करते हैं, एक्टिवेटिंग कब बोलूंगा, तो जो ए बी सी है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम हो या फिर बराबर हो, एक्टिवेटिंग बोल दूंगा। और डीएक्टिवेटिंग कब बोलूंगा, जो ए है, बी है, सी है, उनमें से किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वाई से ज्यादा हो गई तो मैं डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा, या फिर वाई के साथ डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है तो भी मैं क्या बोल दूंगा, डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि कब मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा, कब मैं डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा। यस सर, ठीक है। तो कुछ भी अपने को रटना नहीं है, पूरा खेल कंसेप्चुअल चल रहा है, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये कंसेप्ट है, ये खेल है, कंसेप्चुअल जुगाड़ है ये, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर मैं आपको कोई निमोनिक्स नहीं सिखा रहा कि निमोनिक्स करके इनको याद कर लो, रट लो, ऐसा कोई खेल नहीं है। पूरा कंसेप्चुअल खेल चलेगा, तगड़ा चलेगा। और एनसीईआरटी की 42 रिएक्शन अभी अपन कवर करने वाले हैं, आपको रियलाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि खेल कितना तगड़ा है। तो ठीक है, ध्यान से देख। सर मुझे पता लग गया कि कब एक्टिवेटिंग बोलूंगा, कब डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा, ठीक है। सर मुझे पता लग गया कि कब एक्टिवेटिंग बोलूंगा, कब डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा। और अगर तुझे पता लग गया कि एक्टिवेटिंग कब बोलूंगा, डीएक्टिवेटिंग कब बोलूंगा, तो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि खेल पूरा तगड़ा हो जाए। तो यहां पर ध्यान से देख, इसको एक्टिवेटिंग बोलेगा या डीएक्टिवेटिंग। सर जो क्लोरीन है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो सर डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा। यस सर, बिल्कुल सिंपल। अगला देख, सर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर ए बी सी कौन है, ए बी सी हाइड्रोजन है। यस सर, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कार्बन से कम है, सर एक्टिवेटिंग बोलूंगा, बिल्कुल सही, ठीक है सर। सर कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। यस सर। सर देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। अरे मेरे भाई ऐसे थोड़ी देखना है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा होगा थोड़ी डीएक्टिवेटिंग बोल देना है भाई। मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है उसको मैंने वाई बोला हुआ है। वाई से अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो तब जाके डीएक्टिवेटिंग बोलना है भाई, तब जाके डीएक्टिवेटिंग बोलना है, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल में देख, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, सर नाइट्रोजन अटैच है। क्या नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है क्या, नहीं सर, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ। तो नाइट्रोजन के साथ कौन लगे हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, सर हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम
और कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम, तो मैं एक्टिवेटिंग बोल दूं क्या? यस सर, एक्टिवेटिंग बोल दो। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसानी से खेल आगे बढ़ रहा है। अब अपन आगे बढ़े। सर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड लगा हुआ है, डायरेक्टली डी एक्टिवेटिंग बोल दे। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, एक्टिवेटिंग बोल दूंगा। सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। सर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, एक्टिवेटिंग बोल दूंगा। सर इधर कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम, तो सर एक्टिवेटिंग बोल दूंगा। बिल्कुल सिंपल है खेल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग बोल दूंगा। सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दो। कार्बन की एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, सर एक्टिवेटिंग बोल दो। सर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग बोल दो। तो यहां पर मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करा दिए, इनके बाहर कभी पूछा नहीं जाएगा। तुमको बस पता होना चाहिए कि कब मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा और कब मैं डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा, ठीक है, कब मैं एक्टिवेटिंग बोलूंगा और कब मैं डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई यहां तक। मैं उम्मीद करता हूं आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेटिंग हो गया, अगर मुझे पता लग गया कि यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग है सर, अगर मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक्टिवेटिंग है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ूंगा एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपका दूंगा। क्या करूंगा सर? इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ा, यस सर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपका दिया। और ध्यान रखना, जो पैरा पोजीशन पे तूने इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दिया ना, वो बन गया तेरा मेजर प्रोडक्ट, मतलब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। सर ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है? देख भाई, ये बेंजीन बना हुआ है, यस सर, इसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, यस सर, तो ये बगल वाले जो कार्बन होते हैं यहाँ पर, ये जो पोजीशंस होती है ना, ए वाली, इनको बोलता हूं मैं ऑर्थो पोजीशन, बी वाली पोजीशन को बोलता हूं सर मेटा पोजीशन, और सी वाली पोजीशन को बोलता हूं सर मैं पैरा पोजीशन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात तो आपको सबको पता ही होगी यार, ठीक है। तो मतलब अगर एक्टिवेटिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाना है, और अगर डीएक्टिवेटिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ के मेटा पोजीशन पे लगाना है सर, मेटा पोजीशन पे लगाना है, ठीक है। तो अगर एक्टिवेटिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यस सर। और अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लगाऊंगा। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान से देख। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 पार्ट पढ़ा दिए, 1 2 3। तो यहां पर मैंने मेनली आपको जीओसी पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है सर? जीओसी पढ़ाई है, ठीक है। मैंने आपको यहां पर बताया था एक बात कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन लग जाता है ना, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन लग जाता है तो यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट हद से ज्यादा हो जाता है सर, हद से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस आई मतलब डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग सर, ठीक है, यानी ये क्या हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग। और हमको बात पता है, अगर डीएक्टिवेटिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो कभी अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन लगा होगा, तो एक बात ध्यान से देख लेना, गलती मत करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका एक्सेप्शन था। यहां पर डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल को मैंने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाया, जबकि लगाना चाहिए था मुझे मेटा पोजीशन पे, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, आगे बढ़ते हैं अपन। जब ना एक ही कंपाउंड के अंदर, हालांकि ये वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आता, ये आपका आईआईटी में पूछा गया था। जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, डीएक्टिवेटिंग भी आ रहा हो, तब अपने को कुछ नहीं करना, जो एक्टिवेटिंग वाला है ना उसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है। अभी अपन एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगी बात। फिलहाल ध्यान रखना, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर एक्टिवेटिंग भी प्रेजेंट है, डीएक्टिवेटिंग भी प्रेजेंट है, हमको कुछ नहीं करना, एक्टिवेटिंग वाले को पकड़ना है और उसके पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख यार, अगर मैं सिर्फ बेंजीन लिख दूं, तो क्या तू इसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बता सकता है? सर नहीं बता सकता। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो मैं तब बताऊंगा जब तुम ऊपर से कोई ग्रुप लगाओगे, ठीक है। यानी मैं इसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं बता पा रहा, ठीक है। तो अगर सिर्फ बेंजीन लिखा हुआ है, मतलब मैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं बता पा रहा, तो मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल को ना सिर्फ बेंजीन की खोपड़ी में चिपका देना है। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दे। अगर सिर्फ बेंजीन रखा हुआ है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दे, खेल खत्म, यस सर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जनरली रिएजेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ध्यान से देख। X2AlX3, यस सर। X2Fe, यस सर। और X2FeX3, ठीक है। X मतलब सर, X मतलब होता है हेलोजन। कौन होते हैं? हेलोजन, ठीक है। अब ये जो हेलोजन है ना, ये जनरली यूज किए जाते हैं Cl2 या फिर Br2, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं Cl2 का, तो ये ऐसा रहेगा, देख, Cl2AlCl3 या फिर Cl2Fe या फिर Cl2FeCl3, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हेलोजन होगा वही हेलोजन यहाँ पर भी रहेगा, यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो X2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेलोजन, ठीक है। तो ये तेरा F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है एंड I2 भी हो सकता है, क्योंकि चारों ही अपने हेलोजन है। परंतु जनरली ये तेरा F2 नहीं होता, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव खेल हो जाता है, यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। और यहाँ पर I2 भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अगर I2 होगा ना, तो तेरा बन जाएगा HI, तेरा बन जाएगा सर HI। और HI तेरा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तेरा HI जो होता है ना, वो होता है सर बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और वापस से रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। वापस से रिएक्शन क्या चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। तो तेरे को बार बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलती रहे, ठीक है। तो इतना झंझट क्यों पालना यार, इतना झंझट क्यों पालना? हमारे पास Cl2 है, हमारे पास Br2 है, हम तो उसी से खेलेंगे, यस सर। और एनसीईआरटी भी खुद बोलती है कि Cl2 एंड Br2 से ही खेलो, F2 से क्यों नहीं खेलना, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, एक्सप्लोजन हो सकता है भाई, ठीक है। और I2 से क्यों नहीं खेलना, क्योंकि यहाँ पर HI बन जाएगा। HI तेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड, और हमको चाहिए रिएक्शन फॉरवर्ड चले, तो हम बार बार क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो इतना झंझट क्यों पालना यार, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर यूज करते हैं सर Cl2 या फिर Br2, और उसके साथ अपन यूज करते हैं लीविस एसिड कैटलिस्ट। लीविस एसिड कैटलिस्ट, ये जो AlX3 FeX3 ये जो है ना, ये आपके लीविस एसिड कैटलिस्ट है। क्या ये अपने लीविस एसिड कैटलिस्ट, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी, यस सर, ठीक है। तो अब ध्यान से देख कैसे खेलना है अपने को। जैसे मैंने लिखा सर Cl2 AlCl3, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां पर देख कितने क्लोरीन के एटम है सर, 2 क्लोरीन के एटम है। तो तेरे को इनको अलग अलग करके लिखना है, क्लोरीन क्लोरीन AlCl3, ऐसे लिख सकता है, यस सर। अब तुझे क्या करना है? एक क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रख देना है, एक क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रख देना है, यस सर। अब जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है ना, वो तेरा इलेक्ट्रोफाइल, जो बचा हुआ है ना सर, वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर? Cl पॉजिटिव। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर? Cl पॉजिटिव। कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तेरे को किसी दिन बोलूं, अगर मैं तेरे को बोलूं कि रिएजेंट तेरे पास है, रिएजेंट तेरे पास है CH3 Cl AlCl3, तो सर आपने बताया था कि हेलोजन को पकड़ो, जो बचा हुआ है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CH3 पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर से अपने को कैसे निकालना है इलेक्ट्रोफाइल? एक हेलोजन के ऊपर अंगूठा रखना है, जो भी बचा हुआ है ना, वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, आज के बाद वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते अपन। अब ध्यान से देख, अब बात कर रहे हैं अपन नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, ठीक है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है अपना कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, यस सर। अब यहाँ पर होता क्या है ना, इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालेंगे अपन? तो यहाँ पर जो HNO3 है ना, ये बेस की तरह टूटता है। किसकी तरह टूटता है? बेस की तरह। बेस की तरह टूटेगा मतलब OH माइनस निकलेगा, यस सर। और अगर इसमें से देख OH माइनस निकल गया, तो NO2 पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस सर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है तेरा? NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है? NO2 पॉजिटिव। तो आज के बाद ध्यान रखना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिख जाए तो इलेक्ट्रोफाइल निकालना है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, यस सर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, अगर सर सिर्फ क्या लिखा हो? H2SO4 लिखा हो, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर तू इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालेगा? वापस से कुछ मत कर, इसको बेस की तरह तोड़ दे, तो OH माइनस निकल गया अगर, तो SO3H पॉजिटिव बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर। तो ये जो SO3H पॉजिटिव है, यही तो तेरा इलेक्ट्रोफाइल है, यही तो तेरा इलेक्ट्रोफाइल है, यस सर। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तेरा पूरा खेल है ना कि तुमने एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग पहचानना है,
ठीक है। एक्टिवेटिंग पहचान लिया, डीएक्टिवेटिंग पहचान लिया, और एक बार तूने एक्टिवेटिंग पहचान लिया, इलेक्ट्रोफाइल तुझे पता है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा दे, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल तूने पहचान लिया, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ के मेटा पोजीशन पे लगा दे। बिल्कुल खेल तैयार? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है ना, वो सारी रिएक्शन अभी अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। टोटल 42 रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, तो सारी रिएक्शन अपन यहाँ पर एक ही जगह पर कवर कर लेंगे। हर चैप्टर में वापस से क्यों पढ़ना, कंफ्यूज क्यों होना भाई, सब जगह सब चीज अपने को एक ही जगह पे यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये देख, ये आपका क्या होता है, फिनॉल होता है, ठीक है सर। ध्यान से देख यार, ये ऐसा है आपका, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कम है सर, तो यानी फिनॉल क्या अपना एक्टिवेटिंग हो गया क्या? यस सर। और एनिलीन की बात करूं, ठीक है, तो ये ऐसा होता है आपका, ध्यान से देख, हाइड्रोजन के साथ किसी का भी बॉन्ड बना होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो देख, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये भी आपका एक्टिवेटिंग है, यानी एनिलीन भी एक्टिवेटिंग हो गया, फिनॉल भी एक्टिवेटिंग हो गया। आज के बाद ध्यान रखना, ये क्या होते हैं सर, एक्टिवेटिंग तो होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होते हैं, हाईली एक्टिवेटिंग होते हैं ये। आज के बाद फिनॉल एंड एनिलीन आर हाईली एक्टिवेटिंग, ठीक है। आज के बाद फिनॉल एंड एनिलीन आर हाईली एक्टिवेटिंग, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये तो एनिलीन है, ठीक है सर, ये तो एक्टिवेटिंग होता है, यस सर। परंतु अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रख दिया जाए, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन से पास किया गया ना, तो ये बन जाता है तेरा एनिलियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलियम आयन में, ठीक है। तो ये जो खोपड़ी में NH2 था, अब खोपड़ी में लग गया तेरा NH3 पॉजिटिव। क्या लग गया? NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जब अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, जिनकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज था, वो -I इफेक्ट शो कर रहे थे, वो -I ग्रुप वाले थे यार। यानी ये प्लस लिखा हुआ है, यानी ये -I इफेक्ट शो करता है, यानी ये आपका क्या, डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। क्योंकि एक बात मुझे पता है, जब -I वाले खेल चल रहा था तो डीएक्टिवेटिंग तो बोल रहे थे अपन, ठीक है। यानी -I अगर होता है ना तो डीएक्टिवेटिंग होता है, यानी जो अपना एनिलीन था वो तो एक्टिवेटिंग था, परंतु जब वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन से पास हुआ तो अब जो अपना आयन बना, वो बना एनिलियम आयन, वो अपना डीएक्टिवेटिंग होता है, वो आज के बाद अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो एनिलियम आयन है, ये आपका क्या होता है सर? डीएक्टिवेटिंग होता है, यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना आपको यहां पर तक पढ़ाया गया, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतना ही अगर तुझे पता लग गया, अभी तक जितनी भी बात मैंने समझाई सब कुछ समझ में आ गई सर, तो अब अपन करेंगे सर 42 रिएक्शन एनसीईआरटी की 42 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और अब मजा आएगा सर, अब कॉन्फिडेंस आएगा अपना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हमने कर ली कि कब अपन एक्टिवेटिंग बोलेंगे, कब अपन डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे, ये अपन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है सर। अब बात आई सर एनसीईआरटी रिएक्शंस फ्रॉम ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर का हर पेज मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एनालाइज किया। कहीं पर भी अगर छुपा हुआ है, चाहे वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे सॉल्व्ड एग्जांपल है, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन छुपी हुई थी ना, वो उठा के मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दी। सारी रिएक्शन अलग अलग चैप्टर में क्यों पढ़ना, सारी रिएक्शन जो एक तरीके की है वो मैंने एक जगह आपके लिए लगा दी। आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का खेल कब लगेगा और कैसे लगेगा, इतनी बात अपने को अगर पता है तो अब अपन सॉल्व करने वाले हैं 42 रिएक्शन एनसीईआरटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर आया अपना हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लगा दी। तो पहली रिएक्शन अपन लेते हैं, ये देख, ये क्या है सर? बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के सामने तुमने क्या लिख दिया? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। सर ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, सर यहाँ पर तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा सर, यस सर। सर बेंजीन है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो पता ही नहीं लग रहा, तो सर इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दो, ये चिपका दिया सर, ये बन गया अपना नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। आज के बाद इस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ भी चिपका दिया, ताकि आपको रियलाइज होता रहे कि ये जो सारा खेल पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा खेल अपने आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहली रिएक्शन बिल्कुल आसानी से निपट गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्शन याद करनी है क्या? नहीं सर, याद नहीं करनी, हमको बस खेल चलाना आना चाहिए। खेल कब चलेगा और कैसे चलेगा, बस ये दो बातें अगर मुझे पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कोई भी रिएक्शन हो, मैं सिर्फ इन 42 रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, किसी भी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी कोई रिएक्शन अपने को याद नहीं करनी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आई अपनी पास, दूसरी रिएक्शन आई सर बेंजीन था, ठीक है, सामने पे सर ये दे रखा था, ठीक है सर, मैं पहचान गया सर, आपने बोला था एक हैलोजन को हटाना है, यहां पर क्या है सर Cl है, इसके ऊपर अगर मैंने अंगूठा रख दिया, यानी ये जो बचा हुआ है ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है क्या, यानी Cl पॉजिटिव मेरा इलेक्ट्रोफाइल है क्या, यस सर। और अगर तेरा ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पर एक्टिविटिंग डीएक्टिविटिंग का पता नहीं लग रहा, तो खोपड़ी में चिपका दे, ये चिपका दिया सर खोपड़ी में, ये बन गया सर क्लोरोबेंजीन, ये बन गया सर क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, समझ में आ गई। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन हैलोजिनेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन हैलोजिनेशन, यस सर, यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिएक्शन आई अपने पास, बेंजीन था, ठीक है सर, एक्टिविटिंग डीएक्टिविटिंग का पता चल रहा है क्या, नहीं सर नहीं चल रहा, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दूंगा, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4, सर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है HSO3 पॉजिटिव, ठीक है सर, तो इसको पकड़ और बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दे, ये चिपका दिया सर SO3H पॉजिटिव, यस सर। कितना सिंपल है यार, ये बन गया तेरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया तेरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद करना है क्या रिएक्शन को, नहीं सर याद थोड़ी करनी रिएक्शन, रिएक्शन तो मैं खुद से देखते ही निकाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर ये दे रखा है तुमको, अब ध्यान से देख यार, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसका रियल फॉर्मूला अगर तू देखेगा वो होता है सर H2S2O7, यानी जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसके साथ तेरा SO3 और प्रेजेंट है, SO3 और प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है ओलियम, क्या बोलते हैं उसको, ओलियम बोलते हैं, ओलियम का फॉर्मूला बोलते हैं H2S2O7, ठीक है। या तो तेरे सामने फ्यूमिंग H2SO4 लिखा जाएगा, या फिर तेरे सामने हो सकता है कि ओलियम लिखा जाए, या फिर तेरे सामने लिखा हो सकता है H2SO4 ब्रैकेट में SO3, या फिर तेरे सामने लिखा हो सकता है H2S2O7, तो कुछ भी होगा, तेरे को बस इलेक्ट्रोफाइल निकालना है SO3H पॉजिटिव, यस सर। और ये रटना थोड़ी है यार, रटना थोड़ी है, कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं है, बिल्कुल आसानी से अपन निपटा सकते हैं, किसी रिएक्शन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर चिपका दिया, आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगली रिएक्शन को देखते हैं। बेंजीन था, ठीक है सर, एक्टिविटिंग डीएक्टिविटिंग का पता नहीं लग रहा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर जो हैलोजन लगा होता है ना उसके ऊपर अंगूठा रखना होता है, जो भी बच रहा है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या सर CH3 पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें भी कर लेते हैं अपन, इसमें भी कर लेते हैं सर, हैलोजन को पकड़ना होता है, उसको ऊपर अंगूठा रखना होता है, ठीक है, जो भी बच गया वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, यस सर। यानी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है C2H5 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, ठीक है। बेंजीन में एक्टिविटिंग डीएक्टिविटिंग का पता नहीं लग रहा, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दूं क्या, यस सर चिपका दो, ये चिपका दिया CH3 पॉजिटिव, ये चिपका दिया C2H5 पॉजिटिव, यस सर, ये बन गया टॉइलिन, ये बन गया इथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। रटना है क्या रिएक्शन, नहीं सर रटना नहीं है रिएक्शन, रिएक्शन रटनी नहीं है, खेल चलाना आना चाहिए, खेल अगर चलाना आता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज के बाद बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव रिएक्टेंट हो और सामने पे लिखा गया हो RCl, ये R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, जो CH3 है वो भी एल्काइल ग्रुप है, C2H5 है वो भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर रिएजेंट अपना क्या प्रेजेंट हो RCl एंड AlX3, ठीक है। तो आज के बाद इस रिएक्शन को बोलना है, इस रिएक्शन को बोलना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आज के बाद इन रिएक्शन को बोलना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इन रिएक्शन का नाम होता है सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं। तो ये रिएक्शन भी कर ली, ये रिएक्शन भी कर ली, ठीक है सर, कर ली सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख, 6 नंबर रिएक्शन, बेंजीन था, एक्टिविटिंग डीएक्टिविटिंग का पता नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर थोड़ा मसला फंस गया, यहाँ पर मसला फंस गया। एनसीईआरटी बोलती है व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपेन इंस्टीड ऑफ N प्रोपाइल बेंजीन। मैंने बोला ना, एनसीईआरटी का हर पेज बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर छान मारा, वहां पर कोई रिएक्शन डायरेक्टली दिखती होती है, कोई रिएक्शन छुपी होती है अंदर। तो यहाँ पर देख, ये एक स्टेटमेंट दे रखा था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एनसीईआरटी में, तो उसी की रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपके लगा दी, ताकि नीट में ना कहीं से भी अगर पूछा जाए एनसीईआरटी के अंदर से, वो आपका गलत होने वाला नहीं है। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी के बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता भाई, क्वेश्चन आएगा नीट में एनसीईआरटी से ही आएगा। और एनसीईआरटी की अगर हर रिएक्शन
कर ली तो कोई दिक्कत एनसीईआरटी में रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर नहीं आने वाली। और जीओसी हमने ऑलरेडी कर लिया, जीओसी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी बोल रही है अगर तुमने रिएक्टेंट ले लिया बेंजीन, ठीक है, और सामने पे तुमने ये रिएजेंट ले लिया, ये रिएजेंट ले लिया, इसको बोलते अपन 1 क्लोरोप्रोपेन। ये जो लिखा हुआ है ना CH3 CH2 CH2Cl, ये क्या आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है, क्योंकि 1 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है क्या, यस सर, ठीक है। तो ये लिखा मैंने CH3, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बन रहा है, एन प्रोपाइल बेंजीन क्यों नहीं बन रहा? तो ध्यान से देख यार, ध्यान से देख। मैंने आपको जीओसी पढ़ा दिया क्या, यस सर मैंने जीओसी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अगर मैंने यहाँ पर इस क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रख दिया, यानी ये जो बचा हुआ है ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है सर, इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान से देख, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अभी अपन ऊपर जब देख रहे थे ना, यहाँ पर ना जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। जो अपना कार्बोकैटायन बन रहा था ना वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन था, इसलिए हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे थे। परंतु यहाँ पर ध्यान से देख, सोच, खुद से सोच, अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, ये अल्फा कार्बन, ये इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यस सर, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। परंतु अगर तू खुद से सोच, अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बीच वाले कार्बन के पास होता तो अब ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए सर, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा सर, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये जो कार्बोकैटायन है वो बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद वो स्टेबल बन जा रहा है सर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सर बढ़ जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं सर। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये जाके लगेगा बेंजीन की खोपड़ी में। सर बेंजीन की खोपड़ी में क्यों लगा, क्योंकि बेंजीन में पता ही नहीं लग रहा कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। मैंने आपको बोला था बेंजीन में अगर पता ना लगे एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन की खोपड़ी में इलेक्ट्रोफाइल को लगा दो। मैंने इलेक्ट्रोफाइल निकाल दिया, यस सर, उसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया सर। इसको बोलते अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोलते अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, बिल्कुल आसान, यस सर, बिल्कुल आसान, यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, ये बेंजीन में पता लग रहा है क्या कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, सर नहीं पता लग रहा, ठीक है। सामने पे देख रिएजेंट क्या है, एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। हैलोजन को पकड़ा, यस सर, जो बचा हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल, यस सर, इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दे बेंजीन की खोपड़ी में, यस सर, चिपका दिया, ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया तुम्हारा एसीटोफिनोन, ये बन गया तुम्हारा एसीटोफिनोन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। 7th रिएक्शन भी समझ में आ गई, ठीक है। अगली रिएक्शन देख, ये बेंजीन, यस सर, सामने पे लिख दिया सर एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या लिख दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख, एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं खोल के अगर लिखूं ना तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देख, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ये इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिया, पर इसको मैंने खोल के यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। उसके साथ क्या प्रेजेंट है सर, लिविस एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट हो ना, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट हो तो यहाँ पर तेरे को क्या करना है, यहाँ पर तेरे को क्या करना है, या फिर इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे या फिर इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर तूने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर माइनस आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो ये तेरा क्या बन गया सर, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इसको बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दूं क्या, यस सर चिपका दो, ये चिपका दिया मैंने, ये बन गया तेरा एसीटोफिनोन, ये बन गया तेरा एसीटोफिनोन। और एक बात खुद से सोच यार, एक बात खुद से सोच, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यस सर 4 होती है, और यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, किसी भी कार्बन की बात करूं, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं सर, यानी एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा, यस सर। यानी जो बंदा आ रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है तब जाके वो वहां पर लग रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है और तब जाके वहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला होगा H पॉजिटिव निकला होगा, यस सर, और ये आपका क्या बचा,
ये नेगेटिव में बचा, यस सर। तो ये जो H पॉजिटिव बचा है, ये H पॉजिटिव इस O के साथ लग जाएगा क्या, यस सर। तो CH3COOH भी बनेगा क्या, यस सर। एसिटिक एसिटिक भी बनेगा क्या, यस सर। कॉमन सेंस की बात है इसमें, मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 8। अब ध्यान से देख, जो रिएक्शन नंबर 7 है और जो रिएक्शन नंबर 8 है, ठीक है, अगर मैं बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव के सामने RCOCl AlCl3 या फिर एनहाइड्राइड AlCl3 लग दूं ना, तो आज के बाद इन रिएक्शन को बोलना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ना COCH3, इसको बोलते हैं अपन एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ऊपर हम जो रिएक्शन की बात कर रहे थे वो थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन की खोपड़ी में क्या लग गया सर, एसाइल लग गया, और वहां पर क्या लगा होगा, एल्काइल लगा होगा सर। ये देखो एल्काइल लग गया, ये देखो सर एल्काइल लग गया, तब बोल रहे हैं अपन इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और उनको बोल रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये दोनों आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाई जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है सर। ये रिएक्शन भी मैंने आपको करा दी, ये रिएक्शन भी मैंने आपको करा दी, यस सर। तो रिएक्शन को रटना नहीं है बिल्कुल, हमको बस एक्टिवेटिंग रिएक्टिवेटिंग वाला खेल पता होना चाहिए, कब लगाना है और कैसे लगाना है। ये दो बातें अगर मेरा क्लियर है तो कोई दिक्कत मुझे किसी रिएक्शन के अंदर नहीं होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। अगली रिएक्शन देख, रिएक्शन नंबर 9। अब ध्यान से देख यार, ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा है क्या, नहीं सर नहीं पता लग रहा। अब ध्यान से देख यार, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, ये जो Cl2 था ना, ये जो Cl2 था यानी जो रिएजेंट था वो मैंने एक्सेस में ले लिया, यहां पर मैंने 6 ले लिए इसके मोल, ठीक है। यानी अब मैंने रिएजेंट क्या ले लिया सर, एक्सेस में ले लिया, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, डार्क कंडीशन दे दी मैंने, कोल्ड कंडीशन दे दी, और एक लीविस एसिड भी मैंने ले लिया। तो यहाँ पर होता क्या है ना, अभी तक तो क्या होता था, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता था, एक हाइड्रोजन निकलता था और उसकी जगह में इलेक्ट्रोफाइल लग जाता था। परंतु अब होगा क्या, क्योंकि मैंने रिएजेंट एक्सेस में ले लिया, तो अब जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सारे निकलेंगे और वहां पर क्या लग जाएंगे, अपने क्लोरीन लग जाएंगे। तो यहाँ पर देख, हर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन खुद लग गया, इसको बोलते हैं अपन हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं अपन हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब तुम रिएजेंट एक्सेस में ले लोगे, डार्क कंडीशन प्रोवाइड करोगे, कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करोगे, तब जाके ऐसा खेल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर स्टार मार्क भी लगा लिया, ठीक है। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो टोटल 9 रिएक्शन कवर हो चुकी है, यस सर कवर हो चुकी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो सारी मैंने कवर कर ली। टोटल 9 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, 9 की 9 मैंने कवर कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब अपन दूसरा चैप्टर लेते हैं सर, हेलो एल्केन। कौन सा चैप्टर है, हेलो एल्केन, यस सर हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब अपन हेलो एल्केन में खेलते हैं। अब ध्यान से देख यार, ये टोइलिन, यस सर। सर जो हाइड्रोजन है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो कम है, तो एक्टिवेटिंग बोल दूं क्या, यस सर एक्टिवेटिंग बोल दो। और अगर तू इसको एक्टिवेटिंग बोल रहा है तो अब तेरे को एक बात और पता है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर मैंने पहचान लिया तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चिपकाऊंगा, यस सर। ध्यान से देख यार, X2 लिखा हुआ है ना, यस सर, यानी ये X और X है ना, यस सर। यानी यहां पर अगर मैं अंगूठा रख दूं, यानी ये जो X पॉजिटिव है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या, यस सर। इलेक्ट्रोफाइल पता लग गया, एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे। एक बार मैंने ऑर्थो में लगा दिया, एक बार मैंने पैरा में लगा दिया, ये बन गया सर ऑर्थो हेलोटोइलिन, ये बन गया सर और पैरा हेलोटोइलिन। और मेजर प्रोडक्ट अपना कौन सा बनता है, पैरा वाला बनता है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। तो ये रिएक्शन भी आपकी कवर हो गई, और यही रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है एनसीईआरटी में, यहां पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 11 देखते हैं। क्लोरोबेंजीन था, ठीक है सर। सामने पे तुमने क्या लिख दिया, Cl2AlCl3, ठीक है सर। तो Cl2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। एक क्लोरीन के ऊपर अगर अंगूठा रख दूं, यानी ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, यस सर। और अगर ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल है, और ध्यान से देख भाई, ये एक्सेप्शन वाला केस है, ये डीएक्टिवेटिंग होता है क्या, यस सर। तो डीएक्टिवेटिंग में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगना चाहिए, परंतु फिर भी यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा होता है ना, तो ये डीएक्टिवेटिंग तो होता है,
यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा तो होता है, परंतु यहाँ पर फिर भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है। तो एक बार मैंने ऑर्थो में लगा दिया सर, और एक बार मैंने सर पैरा में लगा दिया, और जो पैरा वाला होता है सर वो मेजर प्रोडक्ट भी बनता है। बिल्कुल सिंपल है सर, कोई रिएक्शन याद नहीं करनी, अगर खेल चलाना सीख लिया तो एनसीईआरटी की रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही अपन उड़ा देंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आया अपने पास रिएक्शन नंबर 12। ठीक है सर, ये क्लोरोबेंजीन था सर, डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जबकि होता क्या है, डीएक्टिवेटिंग जब होता है ना तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगना चाहिए, परंतु ये अपना एक्सेप्शन है, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है और पैरा वाला अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामने पे तुमको दे रखा है सर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, हमको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है सर NO2 पॉजिटिव। एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बोल दे। यस सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन दे रखी है, इसको आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। सर क्लोरोबेंजीन सर डीएक्टिवेटिंग, वापस से वही बात, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा सर SO3H पॉजिटिव। यस सर, डीएक्टिवेटिंग तो है, मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा, पर क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला खेल है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा दूं क्या इलेक्ट्रोफाइल को? यस सर लगा दो। एक बार ऑर्थो में लगा दिया, एक बार पैरा में लगा दिया, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया सर, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान खेल। आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन नंबर 14 क्लोरोबेंजीन था, सामने पे CH3 Cl AlCl3। सर ये तो रिएजेंट किसका है? ये तो रिएजेंट सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का है। मैंने बोला था ना RCl AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यस सर, तो यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, जो बचा हुआ CH3 है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा? यस सर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बन गया तेरा CH3 पॉजिटिव। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा? नहीं सर, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसी इलेक्ट्रोफाइल को तुझे लगाना पड़ेगा। सर ये तो डीएक्टिवेटिंग है, मेटा पोजीशन पे लगा दूं क्या? नहीं सर, मेटा पोजीशन पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अपना एक्सेप्शन है, ऑर्थो में लगाऊंगा एंड पैरा में लगाऊंगा। एक बार मैंने ऑर्थो में लगा दिया, एक बार मैंने पैरा में लगा दिया, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया सर, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया सर। बिल्कुल सेल सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को बोलूंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, आगे बढ़। सर ये जो रिएजेंट आगे से दे रखा है ना, ये तो रिएजेंट है सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, RCOCl AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, जैसे ना यहाँ पर अपना कार्बोकेटाइन बनता था, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट हो जाए, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। डायरेक्टली हमको क्या करना है, क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, जो बचा हुआ है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्टली उसको चिपका दे। सर डीएक्टिवेटिंग है, मेटा पोजीशन पे चिपका दूं क्या? नहीं भाई, क्योंकि ये अपना एक्सेप्शन है, तुझे एक बार ऑर्थो में चिपकाना पड़ेगा, एक बार तुझे पैरा में चिपकाना पड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट बन गया सर पैरा वाला, मेजर प्रोडक्ट बन गया सर पैरा वाला। यस सर, इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वाली हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये वाली हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यस सर, बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। आज से पहले समझ में नहीं आया था, अब बिल्कुल खेल तैयार है, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, इनको देख लेना। देखना क्या है भाई, इनको ऑलरेडी मैंने करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चैप्टर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुए। अब अपना तीसरा चैप्टर आया सर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान से देख, ये आपका क्या है, ये आपका क्या सर बेंजीन है। बेंजीन में क्या एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता लग रहा है सर? नहीं लग रहा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर मुझे पता लग गया ना, तो उसको मैं बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दूंगा। ध्यान से देख भाई, मैंने क्या बोला था तेरे को, हैलोजन को अंगूठे से पकड़, जो भी दिख रहा है ना बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है वो तेरा इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ पर CHO क्या बचा हुआ है, CHO बचा हुआ है ना। यस सर, तो इसको मैं बेंजीन की खोपड़ी में लगा दूं क्या? यस सर लगा दो। ये लगा दिया मैंने, बेंजल्डिहाइड बन गया सर, बेंजल्डिहाइड बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा खेल था। ये आपके क्या होते हैं, लीविस एसिड कैटलिस्ट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लीविस एसिड कैटलिस्ट होते हैं। रिएक्शन नंबर 16 बिल्कुल आसानी से मैंने निपटा दी। और इस रिएक्शन को आज के बाद बोलना है, इस रिएक्शन को आज के बाद बोलना है गैटरमान कॉच रिएक्शन। इस रिएक्शन को आज के बाद बोलना है गैटरमान कॉच रिएक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैटरमान कॉच रिएक्शन, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन नंबर 17 सर बेंजल्डिहाइड दे रखा था, उसके सामने सर नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख दिया। एक बात तो मुझे पता है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है सर NO2 पॉजिटिव। अब देखना है कि ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। ध्यान से देख सर, कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है तो NO2 पॉजिटिव को सर मेटा पोजीशन पे लगा दूं क्या? यस सर लगा दो। ये लगा दिया सर मैंने, ये लगा दिया मैंने। बिल्कुल आसान खेल है यार, बिल्कुल आसान खेल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं भाई। तो ये क्वेश्चन उठाया गया था यहां से। ये क्वेश्चन, ये आपका जो एनसीईआरटी के जो बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से उठाया गया क्वेश्चन था। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर दे रखा है ना, ये आपका दे रखा है, देख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड लिखा हुआ था, यस सर। सामने पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड बन गया, जो हमने बना रखा है, जो हमने बना रखा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्यों रिएक्शन नंबर 17 भी तैयार। अब आती है बात रिएक्शन नंबर 18 की। सर बेंजीन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ का, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अब ध्यान से देख, बेंजीन थी, ठीक है, उसके सामने देख क्या लिख दिया, RCOCl AlCl3। सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलूंगा क्या, यस सर। कुछ नहीं करना, अंगूठे से पकड़ा हेलोजन को, जो भी दिख रहा है बचा हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, यस सर। इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दूं क्या, यस सर चिपका दो, ये चिपका दी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेल खेल लिया, बिल्कुल आसानी से खेल खेल लिया। रिएक्शन नंबर 18 भी तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन, वापस देख सर, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, यस सर। इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड। सर कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या इसको मैं डीएक्टिवेटिंग बोल दूं, और अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव निकलेगा, क्या वो मेटा पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर जाएगा। ये चला गया सर, ये तेरा आंसर आ गया, कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेलना सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देख सर, ये बेंजोइक एसिड कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है, सर वो डबल बॉन्ड है क्या, यस सर। सर ये डीएक्टिवेटिंग होगा क्या, यस सर, ये डीएक्टिवेटिंग होगा। यहां पर ध्यान से देख, BR इसके ऊपर अंगूठा रखा, तो ये अपना क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया BR पॉजिटिव। अब ये डीएक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा कि पैरा पोजीशन पे जाएगा, अरे सर डीएक्टिवेटिंग होता है तो मेटा पोजीशन पे जाता है, ये चला गया मेटा पोजीशन पे। मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आपका डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है रिंग सब्स्टिट्यूशन के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 चैप्टर अपने तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की तरफ। अब बात आ रही है अपन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की, अब बात आ रही है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की। अब ध्यान से देख, ये फिनॉल है सर, फिनॉल तो सर एक्टिवेटिंग होता है, और एक्टिवेटिंग होता है उसके ऊपर से अपने को एक बात और पता है, ये तो बहुत भयंकर बहुत खतरनाक एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है सर। और अगर ये बहुत खतरनाक एक्टिवेटिंग होता है, सामने पे तुमने डाइल्यूट HNO3 लिख दिया, तो यहां से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा क्या, यस सर। और ये अगर एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल, यस सर। एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे, लगा दिया सर, आंसर आ गया तेरा, रिएक्शन हो गई कंप्लीट। और ये आपकी रिएक्शन नंबर 21, ये आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देख, इसको मैं बोलता हूं सर, इसको मैं बोलता हूं सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको मैं बोलता हूं सर पैरा नाइट्रोफिनॉल। और नीट के पीवाईक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करोगे, तो आज के बाद ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करता हूं भाई स्टीम डिस्टिलेशन, भाई स्टीम डिस्टिलेशन, वही बात यहां पर लिखी हुई है, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन। अब ध्यान से देख, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, वो क्या होता है सर, स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी, मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा पोजीशन पे कौन सी होगी सर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर होगी इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर होगी सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, जो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं उनको मैं कैसे सेपरेट करूंगा, बाई स्टीम डिस्टिलेशन, बाई स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन आपका नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अभी तक जितने भी नीट हुए ना, हर साल एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इस साल कोई अलग सा नीट नहीं हो रहा, इस बार भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। और अपन एनसीईआरटी की हर रिएक्शन यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, और रटने वाले नहीं है, हम तैयार करने वाले हैं। मतलब हमने बस 1-2 मिनट का कंसेप्ट सीखा। अब ध्यान से देख यार, ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है ये कितने घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की जा सकती है, 1.5 घंटे की जा सकती है। तो ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटा लग गया, तो क्या तेरे को रिवाइज करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा क्या इसको? अरे मेरे भाई, रिवीजन तो अपने को वो करना है ना, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट का। मतलब रिवीजन का टाइम सिर्फ 2 मिनट है, रिवीजन का टाइम बस 2 मिनट है। ये तो आपको खेलना सिखा रहा हूँ, खेलना अपने को आना चाहिए। आपको जब ये दोबारा से रिवाइज करना है तो आपको तो बस एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का क्या खेल है, कैसे चलाना है, कब चलाना है, वो पता होना चाहिए ना। तो रिवीजन तो अपना सिर्फ 2 मिनट में हो गया, यस सर। तो ये जो 1.5 घंटे की वीडियो आपको लग रही है, ये 1.5 घंटे का खेल नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट का खेल है आपके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 22, रिएक्शन नंबर 22। अब ध्यान से देख यार, ये आपका क्या सर, फिनॉल है, फिनॉल अपना हाईली एक्टिवेटिंग होता है, यस सर। अब मैंने इसके सामने लिख दिया सर कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। जब तक बात चल रही थी डाइल्यूट HNO3 की, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर क्या हुआ सर, NO2 मैंने एक बार ऑर्थो में लगा दिया,
एक बार मैंने पैरा में लगा दिया, ठीक है सर। परंतु अब क्या हो गया ना, अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 है, HNO3 भी प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब तेरे को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देख, ये अपना एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग तो है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ठीक है। और जब एक्टिवेटिंग होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये बहुत भयंकर एक्टिवेटिंग है, ऊपर से तुमने सामने पे लिख दिया कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2 पॉजिटिव, वो ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, यस सर, और एक पैरा पोजीशन पे भी लग गया, यस सर। पैरा पोजीशन तो एक ही होती है, यस सर, ठीक है। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे तूने NO2 लगा दिया एंड पैरा पोजीशन पे भी तूने NO2 लगा दिया। इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड। आज के बाद इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना खतरनाक होता है ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना यार। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है GOC के अंदर। पिक्रिक एसिड, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गई आपकी टोटल 22 रिएक्शन। अब बात करते हैं अपन 23 रिएक्शन की। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल अपना एक्टिवेटिंग होता है, पर हाईली एक्टिवेटिंग होता है क्या, यस सर। और सामने पे तुमने कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया। यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा तेरा SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, परंतु कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ऊपर से सामने पे जो रिएक्टेंट है वो हाईली एक्टिवेटिंग है, तो जितनी भी पोजीशंस हो सकती है वहां पर ये लग जाएगा। ध्यान से देख, एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो में लगेगा एंड पैरा में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ऑर्थो में भी लग जाता है और पैरा में भी लग जाता है। परंतु ध्यान रखना, जब HNO3 प्रेजेंट है तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल निकला SO3H पॉजिटिव, ये सिर्फ एक ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर कंसेप्ट पता है, अगर खेल चलाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन। सर ये अपना फिनॉल हाईली एक्टिवेटिंग है, सामने पे सर लिख दिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब रखते हैं अपन सामने पे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो कौन सा निकलता है, NO2 पॉजिटिव, यस सर। और वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और ये भी हाईली एक्टिवेटिंग। तो सर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूं क्या, यस सर। पैरा पोजीशन पे लगा दूं क्या, यस सर। तो ये तेरा वापस से बन गया पिक्रिक एसिड, ये तेरा वापस से बन गया पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो 24th रिएक्शन भी कंप्लीट, और ये यहाँ पर आपको दे रखी थी, इसके बारे में मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन रिएक्शन नंबर 25, फिनॉल हाईली एक्टिवेटिंग, यस सर। अब ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है ना, ये जो फिनॉल होता है इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि भाई इसको खेलने के लिए ना लिविस एसिड तक की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक तो हम यूज कर रहे थे लिविस एसिड की, यहाँ पर ना ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि यहाँ पर लिविस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर लिविस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई। तो यहाँ से तेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br पॉजिटिव निकलेगा। तो ये अपना एक्टिवेटिंग है, तो एक बार तूने ऑर्थो में लगा दिया, एक बार तूने पैरा में लगा दिया, और पैरा वाला प्रोडक्ट तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, पैरा वाला प्रोडक्ट तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन, वापस से देख, ये अपना फिनॉल, ठीक है, हाईली एक्टिवेटिंग है, ठीक है, हाईली एक्टिवेटिंग है सर। तो यहाँ पर हमको लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, लिविस एसिड के बिना ही यहाँ पर पूरा खेल चल जाता है, ठीक है। ऊपर से तुमने जो रिएजेंट है ना उसको भी तुमने एक्सेस में ले लिया। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, जितनी भी पोजीशन है ये अपना एक्टिवेटिंग है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, Br पॉजिटिव लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। देख दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लग गया और पैरा पोजीशन पे भी लग गया। इसको बोलूंगा मैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये बनता है अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये बनता है अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी तैयार, और इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। तो ये अपना फिनॉल है, ठीक है। तो इसका पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तो ये आपका तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इसको मैं बोलूंगा सर 3-मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 3-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब इसके सामने NO2 पॉजिटिव अगर लिख दिया, यानी इसके सामने अगर तुमने रख दिया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये तेरा एक्टिवेटिंग है, और अगर तेरा ये एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा क्या, यस सर। और पैरा पोजीशन पे लगेगा क्या, यस सर। तो पैरा पोजीशन पे तूने लगा दिया, यस सर, लगा दिया। अब ऑर्थो पोजीशन 2 है सर, ऑर्थो पोजीशन 2 है, ध्यान से देख, ये भी ऑर्थो पोजीशन है सर, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, तू खुद से सोच यार, यहाँ पर दो लोग बात कर रहे होंगे क्या, उनके बीच में बैठ जाएगा क्या तू, यार उनको परेशान थोड़ी करेगा। यहाँ पर देख स्टैटिक हिंड्रेंस है यार, ये दोनों हैं और इनके बीच में अगर तूने लगा दिया NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर स्टैटिक हिंड्रेंस यानी यहाँ पर
अवरोध जिसको बोलते हैं, हिंड्रेंस हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर नहीं करना है इसको, जो ऑर्थो पोजीशन पे तेरे को लगाना है वो इस वाले पे लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। क्योंकि अगर तू यहाँ पर लगा देगा तो यहाँ पर देख पहले से एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो उसके बीच में अगर एक और ग्रुप लगा देगा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर नहीं लगाना, तेरे को इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और तूने एक ही कार्बन पे क्या लगाया, NO2 ग्रुप लगाया, तो इसको बोलेंगे मोनोनाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, मोनोनाइट्रेशन, ठीक है। और अब अगला एग्जांपल आया डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। तो ये अपना 3 मिथाइल फिनॉल अब डाई नाइट्रेशन करना है, ठीक है। यानी ऑर्थो पोजीशन पे भी लगाना है एंड पैरा पोजीशन पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, यस सर, क्योंकि यहां पर लगाता तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती, यस सर। एंड पैरा पोजीशन तो यही थी, यहीं पर लगा दिया, सिंपल सी बात है। ये बात हो गई डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल की, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल की, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात कर रहे हैं अपन मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट। तो ये आपको जो रिएक्टेंट दे रखा है ये आपका फिनाइल मेथेनोएट, सामने पे NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। अब ध्यान से देख, ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, सर ये अपना एक्टिवेटिंग है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से सर कम है, ठीक है। और अगर एक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। परंतु यहां पर क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन करना है, सिर्फ एक बार लगाना है। तो मैंने पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, क्योंकि पैरा वाला क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है सर, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं रिएक्शन नंबर 21 भी आपकी तैयार, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब रिएक्शन आई अपनी फिनॉल की। ये फिनॉल था, उसके सामने अगर लिख दिया NaOH CO2 H पॉजिटिव यानी एसिडिक कंडीशन में, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है ना, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है वो होता है सर COOH। क्या होता है, COOH, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल निकलता है COOH। अब खुद से सोच, ये अपना एक्टिवेटिंग है, यस सर, और इलेक्ट्रोफाइल निकला COOH, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे। ये लगा दिया मैंने ऑर्थो में, ये लगा दिया मैंने पैरा में। और जो पैरा वाला होता है सर वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जनरली पैरा वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। परंतु ध्यान से देख यार, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, ये देख, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और अगर यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसके कारण क्या होता है, ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना है ये मेजर बन जाता है, ये मेजर बन जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सैलिसाइलिक एसिड, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। फिनॉल था, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे तूने COOH लगा दिया, आज के बाद इसको बोलूंगा सैलिसाइलिक एसिड, आज के बाद इसको बोलूंगा सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड में क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, यस सर, ठीक है। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कोलवेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, ये लिखा हुआ है कोलवेज रिएक्शन। तो ध्यान रखना, ये आपकी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आपकी अक्सर नीट में पूछी जाती है। तो आज के बाद ये अपनी कोलवेज रिएक्शन है, ये अपनी कोलवेज रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है अपना सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन, अब ध्यान से देख यार, ये फिनॉल है सर एक्टिवेटिंग है, ये फिनॉल है सर एक्टिवेटिंग है, ठीक है। और अगर इसके सामने पे रिएक्टेंट लिख दिया जाए, अगर इसके सामने पे रिएजेंट लिख दिया जाए CHCl3, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH प्लस एक्वस NaOH, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, ठीक है। और या फिर लिख दिया जाए CCl4 प्लस एक्वस NaOH, ठीक है। तो अगर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा सर CHO। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा सर COOH। अगर CHCl3 हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल CHO, अगर CCl4 होगा तो इलेक्ट्रोफाइल COOH, ठीक है। और अगर तेरे को इलेक्ट्रोफाइल पता लग गया, तो इलेक्ट्रोफाइल पता लगने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिएक्शन खत्म हो गई ना। ये एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर CHO निकल गया, यहाँ पर सर COOH निकल गया। एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे, ये ऑर्थो में लगा दिया सर, ये पैरा में लगा दिया सर। ऑर्थो में वापस से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वापस से ऑर्थो वाला तेरा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन गया, जबकि नॉर्मली जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता था। परंतु यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो तेरा सैलिसल्डिहाइड बना है ना, वो तेरा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन गया बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वापस इसकी बात करें अपन, यहाँ पर COOH इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, एक बार ऑर्थो में लगा दे, ये लगा दिया सर, एक बार पैरा में लगा दे, ये लगा दिया सर। सर ये सैलिसाइलिक एसिड है क्या, यस सर। यहाँ पर तो सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वापस से मैं वही बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर
ये जो तेरा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना है ये तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या? यस सर, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बिल्कुल आसानी से बिलो एवरेज लड़का भी इसको समझ सकता है। ठीक है सर। और ये जो दो रिएक्शन मैंने आपको कराई, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ, या फिर CCl4 प्लस एक्वस NaOH के साथ, इन रिएक्शन को बोलते हैं रीमर-टीमान रिएक्शन। रीमर-टीमान रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज के बाद ध्यान रखना, इनको बोलते हैं रीमर-टीमान रिएक्शन। ठीक है, तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पर दे रखी है। ये आपका क्या था? फिनॉल था। रिएक्शन हो रही है किसके साथ? CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ। क्या बन गया सर? सैलिसल्डिहाइड बन गया। और अगर CCl4 प्लस एक्वस NaOH के साथ होती तो क्या बन जाता सर? सैलिसाइलिक एसिड बन जाता सर, सैलिसाइलिक एसिड बन जाता सर। ठीक है, तो क्या ये रटना है क्या? नहीं सर, रटना नहीं है, बस अपने को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला खेल पता होना चाहिए, कब लगेगा, कैसे लगेगा। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये 32 रिएक्शन कंप्लीट। अब आती है अपनी 33 रिएक्शन है। ठीक है, एनाइसोल, इसको बोलते हैं एनाइसोल। ठीक है, एनाइसोल। ठीक है, अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? Br2 इन इथेनोइक एसिड। ध्यान रखना, जब यहाँ पर इथेनोइक एसिड मैंने लिख लिया ना, जब मैंने इथेनोइक एसिड की यहाँ पर लिख लिया ना, तो अब यहाँ पर लीविस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर लीविस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? Br पॉजिटिव निकलेगा। ये अपना एक्टिवेटिंग है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कम है ना, तो एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल जो Br पॉजिटिव है उसको एक बार ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा। ये लगा दिया ऑर्थो में, ये लगा दिया पैरा में। सर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है क्या? यस सर, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, बना दिया सर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन इसको बोलते हैं अपन हेलोजिनेशन, क्योंकि अपन ने हेलोजन ऐड किया ना, तो इसको बोलते हैं अपन हेलोजिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब वापस से मैंने एनाइसोल लिख लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 ये तो लीविस एसिड कैटलिस्ट है, वो CH3Cl। अरे सर, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्लोरीन के ऊपर अंगूठा रखा, जो CH3 पॉजिटिव होगा वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है सर, ये अपना एक्टिवेटिंग है, एक बार ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा। ये लगा दिया ऑर्थो में, ये लगा दिया पैरा में, मेजर प्रोडक्ट बन गया पैरा वाला। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान खेल है, खेल दिया मैंने। इस रिएक्शन को बोलूंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, आगे बढ़। सर एनाइसोल एक्टिवेटिंग होगा क्या? यस सर, एक्टिवेटिंग होगा। आगे पे लिख दिया तुमने CH3COCl। अरे भाई सर, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, कुछ नहीं करना। इसको पकड़ा, ये आपका क्या होगा सर? इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे। ये लगा दिया ऑर्थो में, ये लगा दिया सर पैरा में, और पैरा वाला बन गया सर मेजर प्रोडक्ट। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान खेल है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फिर आई अपनी रिएक्शन नंबर 36। ठीक है, एनाइसोल एक्टिवेटिंग होता है क्या? यस सर, सामने पे लिख दिया तुमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा सर? NO2 पॉजिटिव निकलेगा क्या? यस सर, NO2 पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, एक बार ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा। ये लगा दिया सर मैंने, एक बार ऑर्थो में, ये लगा दिया पैरा में, ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट। यस सर, पैरा वाला सर मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर देख एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। आगे बढ़। ये आपका एनाइसोल, सर ये एक्टिवेटिंग होगा क्या? यस सर, सामने पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखा है, NO2 पॉजिटिव निकलेगा। एक बार ऑर्थो में लगा दिया, एक बार पैरा में लगा दिया। यस सर, ये आपको एनसीईआरटी में पूछा गया था इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जहां पर भी कोई भी रिएक्शन दिख रही है, एक एक रिएक्शन उठा के पकड़ के यहाँ पर चिपकाया जा रहा है, एक भी रिएक्शन छूटने वाली नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, एनसीईआरटी की जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर करा दी उसको मैं ऐसा कट मार दे रहा हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, उसको मैं कट मार दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी रिएक्शन और करानी है, मतलब एक भी रिएक्शन ना छूटे। इस चक्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन मैंने कवर करा दी, जैसे आज मैंने ये 42 रिएक्शन करा दी ना, तो ये मैंने कट कर दिया वहां पर से, ताकि मुझे पता रहे कि अब और कितना कराना है। तो हर रिएक्शन यहाँ पर आपकी कवर होने वाली है, बिल्कुल बैक टू बैक, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको दिमाग नहीं लगाना, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर 0 है। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के 3 लेक्चर देख लिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट देख लिए, तो जीओसी तुम्हारे कमांड में है। ठीक है, और अब रिएक्शन मैकेनिज्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसी चीज है जो आज तक समझ में नहीं आई, पर असली मजा तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ही है। यहाँ तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना। अगर खेल
पता है कि कौन सा लगेगा और कब लगेगा और कैसे लगेगा, तो कोई दिक्कत किसी भी रिएक्शन के अंदर आने वाली नहीं है। ठीक है, अब अपन आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, एमाइंस। ठीक है, तो ये अपना एनिलीन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि एनिलीन एक्टिवेटिंग होता है और हाईली एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, हाईली एक्टिवेटिंग होता है। तो अगर ये हाईली एक्टिवेटिंग है और ऊपर से तुमने सामने पे क्या लिख दिया, जो रिएजेंट है वो भी तुमने एक्सेस में ले लिया, उसके 3-3 मोल ले लिया भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया सर और पैरा पोजीशन पे भी लगा दिया, तो ये तेरा बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बिल्कुल सिंपल है, यस सर। और ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दे रखी है एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन में देख ब्रोमीन ऐड हुआ है, तो इसको क्या मैं बोल दूं, ब्रोमिनेशन। यस सर, ब्रोमिनेशन बोल दो। आगे बढ़, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये अपने पास एनिलीन था, ये अपना हाईली एक्टिवेटिंग था। यस सर, और यहां पर तुमने एक्सेस में क्या ले लिया, रिएजेंट भी ले लिया, और तुम्हारे पास बन क्या गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। परंतु सर मैं तो चाहता था मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट बने, ये तेरा एनिलीन और सिर्फ पैरा पोजीशन पे तेरा ब्रोमीन लगे। मैं तो चाहता था सिर्फ यहाँ पर सर मोनोब्रोमिनेशन हो, सिर्फ एक ब्रोमीन लगे, मैं तो बस ये चाहता था। परंतु भाई ये क्या हो गया, ये तो 3-3 जगह लग गए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ एक ही जगह पे ब्रोमीन लगाना है, वो भी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पोजीशन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो तुम्हारा एनिलीन था ये बहुत एक्टिवेटिंग है क्या, यस सर, और ये एक्टिवेटिंग है, इसी कारण क्या हुआ कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे तेरा इलेक्ट्रोफाइल लग गया। तो इसकी अगर मैं एक्टिवेटिंग, जो इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ है उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा क्या, यस सर मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर दूंगा। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सर, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। पाइरिडीन का फॉर्मूला पता है ना, जीओसी में पढ़ा था, ये नाइट्रोजन, ये एक लोन पेयर यहाँ पर। ठीक है, ये होता है आपका पाइरिडीन। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो आपका खेल बन जाएगा ऐसा। कैसे बनेगा सर, रटना है इसको? अबे नहीं यार, रटना थोड़ी है, मैंने बोला था यहाँ पर ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है सर, इधर पॉजिटिव। अब ध्यान से देख, यहाँ से अगर तेरा एक हाइड्रोजन भागेगा ना, अगर तेरा यहाँ से एक हाइड्रोजन भागेगा तो प्लस चार्ज लेके भागेगा। यस सर, तो अब देख पीछे क्या बच गया, पीछे देख क्या बच गया, NH माइनस बच गया। यस सर, तो ये जो प्लस वाला है इसको माइनस पे भेज दूं क्या, यस सर, तो ये बन गया क्या, यस सर, ये बन गया क्या, यस सर। तो रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब ये जो बना है ना आपका, इसका फायदा ये हुआ कि इसकी ये भी एक्टिवेटिंग है। ध्यान से देख, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली लगा हुआ है उसके बगल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, यानी ये भी एक्टिवेटिंग है। ठीक है, और पहले भी एक्टिवेटिंग था। ठीक है, परंतु जो एनिलीन था पहले वो ज्यादा एक्टिवेटिंग था, अब इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई सर, कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, यानी अब क्या होगा सर, मोनोब्रोमिनेशन होगा। अब मैं अगर Br2 के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे लग गया। ठीक है, और अब पैरा पोजीशन पे तो लग गया, अब तेरे को ये भी तो हटाना पड़ेगा ऊपर से, ये भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो तेरे को क्या चाहिए, NH2 चाहिए ना, NH2 चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, हमको ये चाहिए था, हमको ऐसा बनाना था, ये बनाना था अपने को। ठीक है, तो हमको ये जो ऊपर से लगा हुआ है ये, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस करूंगा। क्या करूंगा सर, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, H पॉजिटिव और OH माइनस में टूटा खेल। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लगा दे और इधर क्या लगा दे, प्लस लगा दे। ठीक है, तो अभी देख क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे प्लस है तो प्लस पे क्या लगेगा, नेगेटिव वाला लगेगा। यस सर, तो ये लग गया तेरा OH, तो एक तो बन गया तेरा एसिडिक एसिड। यस सर, और ध्यान से देख यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस पे लगेगा, और ये तेरा बन गया सर, ये तेरा बन गया। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे वापस मिल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये खेल पूरा एनसीईआरटी में दे रखी थी, पूरी कहानी एनसीईआरटी में दे रखी थी, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दी, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन नंबर 39 भी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान रिएक्शन थी, देख एनसीईआरटी में दे रखी थी, और अगर आप ये देखोगे ना भाई, समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है भाई। तो अपने को ये ध्यान में नहीं देना, हमको बस खेलना आना चाहिए, और खेलना अगर आ गया तो एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में कोई दम नहीं बचता, दम बस हम पे बचता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन,
रिएक्शन नंबर 40। अब ध्यान से देख, ये एनिलीन है सर, ये एक्टिवेटिंग होता है क्या? यस सर। और बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है क्या? यस सर। अब ध्यान से देख यार, सामने पे लिख दिया तुमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा तेरा NO2 पॉजिटिव। यस सर। और ये आपका एक्टिवेटिंग है, तो एक बार ऑर्थो में लगाऊंगा, एक बार पैरा में लगाऊंगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। सर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट तो बन गया, और एक बार तुमने ऑर्थो में भी लगा दिया, पर ये क्या मसला है भाई, यहाँ पर मेटा में कहां से लग गया? इलेक्ट्रोफाइल मेटा में कहां से लग गया? ये क्या मसला है? तो ध्यान से देख भाई, यहाँ पर ये जो एनिलीन है ना, और यहाँ पर जो H2SO4 है, ये तो भाई एसिड है, तगड़े एसिड है क्या? यस सर। और एसिडिक कंडीशन में जो एनिलीन होता है एनिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और भाई एनिलियम आयन सर डीएक्टिवेटिंग, तो भाई मेटा प्रोडक्ट बनना लाजमी था, मेटा प्रोडक्ट तो बनना लाजमी था, बनना ही था, तो बन गया 47% मेटा प्रोडक्ट भी। पर मेजर प्रोडक्ट अभी भी पैरा प्रोडक्ट ही बना है सर, मेजर प्रोडक्ट अभी भी पैरा प्रोडक्ट बना है, 51% वोटों के साथ आगे चल रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ गया होगा। वही बात मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दी, बिकॉज एनिलीन अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन कन्वर्ट्स इनटू एनिलियम आयन विच इज डीएक्टिवेटिंग, सो मेटा प्रोडक्ट भी बन गया 47% वोटों के साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी रिएक्शन नंबर 40, जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, और इसको बोलते हैं अपन नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 41 रिएक्शन की। ये अपना एनिलीन है, ये अपना एनिलीन है। यस सर। सामने पे लिख दिया तुमने H2SO4, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा SO3H पॉजिटिव निकलेगा क्या? यस सर। ये आपका एक्टिवेटिंग है, एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे। यस सर। एक बार ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा, मेजर प्रोडक्ट तो पैरा वाला ही बनेगा। तो यहाँ पर अपन मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट में मैंने क्या लगा दिया, SO3H पॉजिटिव को पैरा पोजीशन में लगा दिया। इसको बोलते हैं सल्फेनैलिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन सल्फेनैलिक एसिड, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन सल्फेनैलिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये नाइट्रोजन ऊपर दिख रहा है, उसके पास लोन पेयर दिख रहा है। यस सर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यस सर। और यहाँ पर ध्यान से देख, ये तेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है ना, ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो तेरा यहाँ चला जाएगा भाई, और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, ट्राई वैलेंसी होती है, पर अगर वहां पर एक और H चला जाएगा तो वहां पर नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाएंगी, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा मुझे, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से तेरा अगर H पॉजिटिव निकला है तो खोपड़ी के पीछे वापस क्या छोड़ के जाएगा, माइनस छोड़ के जाएगा। और अगर आज के बाद कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल तुझे दिख जाए जिसमें प्लस चार्ज भी दिख रहा हो, माइनस चार्ज भी दिख रहा हो, आज के बाद ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलूंगा ज्यूटर आयन, तो ये तेरा बन गया ज्यूटर आयन। तो प्रोडक्ट तो अपना ये बना था, परंतु ये ज्यूटर आयन में चेंज हो जाता है, ये तेरा ज्यूटर आयन में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो बात मैंने तेरे को बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस अपने को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कंसेप्ट पता है ना, तो 2 मिनट के अंदर ये 42 रिएक्शन अपनी तबाह हो जाएंगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपन, देख ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी थी आपको, ये आपका बन गया ज्यूटर आयन। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, जो डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं ना, जो डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं, आज के बाद ध्यान रखना, वो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, वो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। जो डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं वो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो सर जो एनिलीन है ना, एनिलीन है सर, ये तो एक्टिवेटिंग है, परंतु ये जो AlCl3 मैंने यहाँ पर लिया, ये तो लीविस एसिड कैटलिस्ट है, तो एनिलीन लीविस एसिड कैटलिस्ट यानी एसिडिक कंडीशन के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता था। यस सर। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कुल मिला के वो सब छोड़, मतलब डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग बन गया, और डीएक्टिवेटिंग अगर बन गया, और वो बात मुझे पता है कि जो डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं वो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, तो आज के बाद एनिलीन फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। नीट 2024 का क्वेश्चन, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। यस सर। तो ये 2024 का क्वेश्चन है नीट का, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा पूरी एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं पर भी इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, अभी थोड़े घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद अपन दूसरी खेल की तरफ बढ़ेंगे, वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है, सारी रिएक्शन उठा के मैंने आपको एक जगह पे लगा दी, और उसकी अब वीडियो शूट करूंगा, फिर वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब अब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे साल भर भी अगर समझ में नहीं आई होगी ना, तो ये तो एक बात होती है फेंकने वाली कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, आखिरी महीने में पूरा खेल कर लो, परंतु यहाँ पर पूरा जो खेल है वो प्रैक्टिकल बातें हैं भाई। तुमको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि अगर
एक हफ्ते भी अगर ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, एक हफ्ते छोड़ 2-3 दिन भी कर लिया ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला यार, क्योंकि खेल इस तरीके से कराया जा रहा है कि बिल्कुल तगड़ा खेल होने वाला है और कोई दिक्कत पूरे खेल के अंदर नहीं है। खेल कब लगाना है और खेल कैसे लगेगा, ये दो बातें अगर पता है तो कोई दिक्कत हमको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर नहीं आने वाली। तो मिलते हैं अपन कुछ घंटे बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। को खेलना से क्वेश्चन का भूत बढ़ेगा।